सामयिक मुद्दों पर देश और दुनिया की जो बड़ी खबरें होती हैं, जो बड़े मुद्दे होते हैं, उन पर हम आपसे चर्चा करते हैं। उनके जो पारितोषिक हैं, उनके जो लाभ हैं, उनके जो नुकसान हैं, उस पर बात करते हैं। परंतु आज हमने एक ऐसा मुद्दा चुना है जिसको चुनना बहुत ज़रूरी था। वजह यह है कि आज हम नेशनल प्रेस डे मना रहे हैं और हम लोगों ने सुबह से देखा कि देश के बड़े राजनेताओं से लेकर प्रधानमंत्री ने आपको विश किया है, बाकायदा पीआईबी पे एक वीडियो डाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने विश किया है नेशनल प्रेस डे के लिए, और ओम बिरला जो स्पीकर हैं उन्होंने विश किया है। प्रकाश जावड़ेकर जो मंत्री हैं उन सब लोगों ने बधाई दी है। और बधाई किस लिए दी है कि पत्रकारिता जो है वो सही तरीके से हो, समसामयिक पत्रकारिता हो, निष्पक्ष हो, फेवर की पत्रकारिता ना हो, बल्कि फेयर पत्रकारिता हो। सब लोग ये कह रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि क्या हकीकत में हम लोग इन 74 सालों में पत्रकारिता के जो हमने मानदंड तय किए थे उन तक पहुंच पाए हैं? क्या सच में हमारी जो पत्रकारिता है वो उस स्तर को पहुंच पाई है? और क्या सिर्फ बधाई देने मात्र से हमारी पत्रकारिता फेयरलेस हो जाएगी? क्या हम निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए सिर्फ एक ट्वीट कर देना काफ़ी है? क्या सिर्फ कुछ बधाई संदेश दे देना, 16 नवंबर हर साल आएगा जाएगा, हम बधाई देंगे, उसके बाद वही सब चीज़ें होंगी? पत्रकार तब तक आपके लिए पत्रकार की ज़रूरत है जब आपको रैली कवरेज करना हो, जब आपको किसी मुद्दे को उठाना हो, जब आपको पत्रकार को आप सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। पत्रकार के लिए आपने क्या किया है ये पूरा समाज जानता है, भले ही नहीं कहता है, लेकिन हकीकत यही है कि हमने उस समाज के लिए जिसको हमने लोकतंत्र के रखवाले की अब संज्ञा दी है, हम कहते हैं कि मीडिया निगरानी करता है। आज भी ओम बिरला ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र में सरकार की निगरानी के लिए बनाया गया है, लेकिन काश ये शब्द आदर्श से हटकर हकीकत के लिए होता, काश ये शब्द सिस्टम को आईना दिखाने के लिए होता। तो बिल्कुल, हालांकि ऐसा नहीं है। उनकी जो शुभकामनाएं हैं उनको पूरा पत्रकार समाज, उनको पूरा प्रेस स्वीकार कर रहा है, लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि क्या हकीकत में हम लोग पत्रकारिता जो है उसको करने दिया जा रहा है? क्या हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं? क्या मीडिया जगत को वो आज़ादी है कि वो अपनी बात खुल के कह सके? क्या वो एजेंडा सेटिंग से बच पा रहा है? मेरा यही सवाल है, यही मुद्दा है कि मीडिया की हकीकत, प्रेस की हकीकत, कितनी ख्वाब और कितनी हकीकत। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ दो बड़े शानदार पत्रकार मौजूद हैं। वरिष्ठता और अनुभव और जोश दोनों को मिला करके मैंने कुलदीप भारद्वाज जी, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमेशा परिचय होता रहता है, आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ वसीम अकरम त्यागी हैं, सोशल मीडिया की जानी मानी शख्सियत हैं, बड़ा आंख में आंख मिला के बात करते हैं, सिस्टम को आईना दिखाते रहते हैं, हल्का हल्का विवादित भी हो जाते हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है, और आप दोनों लोगों को बहुत बधाई नेशनल प्रेस डे की। भारद्वाज जी, आपसे शुरुआत करूंगा। क्या सिर्फ कुछ ट्वीट कर देना, बधाई दे देना, पत्रकारिता की जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाती है? त्यागी जी, सबसे पहले तो मैं आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आपको, आपके चैनल को और आपके माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष को शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज ही के दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ, लेकिन अभी आपने जो कहा कि खाली ट्वीट कर देने से या एक संदेश देने से क्या पत्रकारिता के जो भी नियमों पूरे हो जाते हैं, या जैसे आपने अभी बताया, चाहे वो मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, किन्हीं ने भी फियरलेस पत्रकारिता की बात कही। लेकिन यही आज के दिन में मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं, मैं शायद सन 88 से इस क्षेत्र में जुड़ा था, 87-88 से, तो मतलब आज ये हास्यास्पद सा लगता है। सत्य तो ये है, वो प्रेस जो पत्रकार है, पत्रकार का आज एक हम दिवस मना रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखें तो हर क्षण पत्रकार, हर क्षण जी रहा होता है पत्रकार। हर एक खबर पर हर एक शब्द उसको नाप तोल कर बोलना पड़ता है। मैं कहूं तो जो कहीं मैं उनके जवानों को, जो भी हमारे बॉर्डर पर जवान है, जो सैनिक हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमन करता हूं, लेकिन बावजूद उसके यदि हर शब्द पर कहीं भी हमले की गुंजाइश बनी रहती है तो पत्रकार के साथ बनी रहती है। बदकिस्मती मैं कहूंगा कि पिछले कुछ समय से, देखिए मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूं,
और मेरा एक मानना है, जैसा अभी आप हमारे साथी त्यागी जी के संदर्भ में कह रहे थे, कि वो पत्रकार पत्रकार नहीं है जो सत्ता की आंखों में आंख डालकर प्रश्न ना पूछ सके। बिल्कुल। लेकिन वास्तविकता आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आज के समय में कितने पत्रकार ऐसे रह गए जो सत्ता की आंखों में आंखें डालने की जुर्रत करते हो। मैं जुर्रत इसलिए कह रहा हूं आज के समय में कि जिन पत्रकारों ने ये थोड़ा सा प्रयास भी किया, उनका क्या हश्र बना, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो खाली ये कह देना जी फियरलेस पत्रकारिता हो, ये हो, आप मुझे एक से करके तो दिखवा दीजिए। मैं 80% से ज्यादा पत्रकारों के संदर्भ में जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जिनको कम से कम एक लुटियन जोन का पत्रकार कहा जाता है, 80 या 90% से ज्यादा पत्रकार फियरलेस या मुक्त पत्रकारिता आज की तारीख में नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं त्यागी जी। बाकी इनके ऊपर कैसे हर समय आपने भी देखा होगा पिछले कुछ समय के अंदर, आगे की चर्चा में खोलेगी बात, कितने केसेस हो गए। अब अकेले मेरी जानकारी में अगर मैं कहूं तो अकेले आपके उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले एक वर्ष के अंदर शायद 14 या 15 पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज हुई है। कहेंगे तो मैं विश्लेषण भी कर दूंगा। तो खैर कुल मिलाकर ये बात बेईमानी सी हो गई है, लेकिन मैं फिर भी एक बार कुछ भी है उन पत्रकारों को भी नमन करता हूं जो इन सब बाधाओं के बावजूद अपने क्षेत्र में किसी ना किसी प्रकार पत्रकारिता के नाम को जिंदा रखे हुए हैं। मैं इतना कहूंगा शुरुआत ओपनिंग में। बिल्कुल 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 भारद्वाज जी, आपने आईना दिखाया जैसा आप हमेशा दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है जो आप बता रहे हैं, भले ही कड़वी हो लेकिन इसको कबूल करना पड़ेगा। लेकिन वसीम अकरम त्यागी, मैं आपके पास आऊँगा भाई, आपको क्या लगता है, आप बिल्कुल नई पत्रकारिता भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी आप देखते हैं, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव भी रहते हैं और पत्रकारिता भी किया है कई बार। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, कुलदीप भारद्वाज जी ने जिस तरफ इशारा किया था कि अगर आप सत्ता की आंख में आंख डालकर बात करते हैं तो कभी कभी आपको थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ता है, लोग अलग नज़र से देखते हैं। लेकिन आपको क्या महसूस होता है, क्या पत्रकारिता जो हमने सपने देखे थे, जो हमारी थीम है फेयरलेस नो फेवर वाली पत्रकारिता, वो है आज कहीं नजर आती है आपको? नाम मात्र के लिए हम कह सकते हैं कि वो बची है। जब एक एंकर जिसे महाराष्ट्र सरकार गिरफ्तार कर लेती है और उसके लिए एक पूरी अभियान चल जाती है और सत्ताधारी दल जो केंद्र में बैठा हुआ है जब उसके बचाव के लिए वो आ जाता है, तो तब ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि हाथरस जा रहे केरल के पत्रकार को जिस तरह यूपी पुलिस ने गिरफ्तार करके उसके ऊपर UAPA लगाकर जेल में डाला है, तब आवाजें खामोश क्यों हो गई, तब क्यों नहीं उठी? जब हाईकोर्ट एक पत्रकार, एक एंकर को जमानत देने से इनकार कर देती है और कहती है कि सेशन कोर्ट जाइए, उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट तुरंत छुट्टी वाले दिन उस एंकर को ना सिर्फ जमानत देता है बल्कि सरकार को भी फटकार लगाता है और अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देता है। वही सुप्रीम कोर्ट आज ही फैसला आया है कि उसने केरल के उस पत्रकार की याचिका जिस पे UAPA लगाया हुआ है उस पर अगली तारीख दे दी। तब सवाल उठता है कि क्या सरकार से सवाल पूछने की जो जुर्रत जो पत्रकार करता है उसके लिए समाज कितना साथ देता है, ये अपने आप में एक सवाल है। उस एंकर के लिए क्या सरकार के लोग, जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार, क्या सिर्फ इसलिए आवाज उठाते हैं क्योंकि वो उनके एजेंडे पे काम करता है? और उस पत्रकार के लिए जो केरल से चलकर हाथरस में कवरेज करने के लिए आया था, उस पे इसलिए खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी सरकार का चेहरा समाज को दिखाना चाहता था। तो ये सवाल है। बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि बधाई दे दी, बधाई तो हर बार दी जाती है। हम लंबे सालों से, कई हजार सालों से हम रावण का अंत करते आ रहे हैं, रावण को जलाते आ रहे हैं, समाज के बुराई के एक प्रतीक के रूप में कि बुराई का अंत, लेकिन बुराई तो नहीं मिट पाई समाज से। ये सिर्फ उसी तरह है कि बधाई तो दे दी पत्रकारिता की, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है उससे। और विडंबना तो ये है कि आज का जो एंकर जो टीवी पे बैठता है वो एजेंडा सेट, यानी कि एजेंडा सेटिंग की पत्रकारिता जिसे कहते हैं,
वो किया जा रहा है। समाज में इस वक्त जितना रोल, गंदा रोल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अदा किया है, उतना सांप्रदायिक ताकतें शायद ही 100 सालों में अदा कर पाती। मौजूदा पत्रकारिता समाज का नुकसान कर रही है, इस पे गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन वसीम भाई, मैं आपसे पूछूंगा, आप युवा हैं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एजेंडा सेटिंग या सरकारें या सिस्टम ही जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी नहीं निभाया है। हम में भी, पत्रकारों की मैं बात कर रहा हूँ, हम में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि वो सिस्टम का पिछलग्गू बनकर अपने आप को बड़ा दिखाने की एक होड़ लगी हुई है आपस में, कि कौन सत्ता के कितने करीब है, कौन सत्ता नशी है, अगर मैं राहत इंदौरी के शब्दों में कहूँ, कि कौन कौन सत्ता के करीब है, सत्ता के करीब जाने की एक होड़ मची हुई है। क्या आपको नहीं लगता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें कुछ लोग चंद हैं जो गिने जा सकते हैं उंगलियों पर, जिन्होंने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया और उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। सत्ता के करीब होने से ज्यादा बेहतर उन्होंने समझा कि हम अपने घर बैठ जाएं, और डिजिटल माध्यम उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन जो लंबी एक फौज यहाँ पे तैयार की गई है, वो अब इस सरकार का अगर सबसे बड़ा कोई योगदान है तो वो ये है कि इसने पत्रकारों को सर्टिफिकेट बांट दिए कि कौन पत्रकार है और कौन पत्रकार नहीं है। ये इस सरकार का सबसे बड़ा योगदान है, इसके लिए तो धन्यवाद बनता है। बिल्कुल। कुलदीप भारद्वाज जी, मैं आपके पास आऊँगा, समझना चाहूँगा कि क्या सिर्फ हम लोग जो दुहाई दे देते हैं कि सिर्फ सरकारें जो हैं वो गलत कर रही हैं, क्या इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा एक आज का पूरा डाटा है, इतनी डिबेट आप देखते हैं मैं इतनी लेट कभी नहीं करता हूँ, आप समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं, मैं इतनी लेट कभी डिबेट नहीं करता हूँ। पहले मैंने आज पूरे चैनल्स को सर्च किया, मैंने देखा कि नेशनल प्रेस डे पर वो कोई सवाल, क्या हमारे कोई सवाल नहीं है? क्या पत्रकारों की कोई समस्या नहीं है? किसी भी बड़े चैनल ने, किसी भी चैनल ने ना तो ये एजेंडा उठाया है, ना उन्हें पत्रकारों की कोई समस्या नज़र आ रही है। क्या हम सब की समस्या उठाएं, हमारे बारे में एक दिन भी नहीं सोचा जाए? उसके बाद मैंने शाम को डिसाइड किया कि इस मुद्दे पर मैं डिबेट रखूंगा, मैं ज़रूर चर्चा करूंगा, भले ही में ये आवाज़ कम लोगों तक पहुंचे, लेकिन इस पर मैं चर्चा करूंगा। और आपको पता है कि मुद्दे में चुनने में थोड़ा सा चूज़ी हूँ, सोच समझ के मुद्दे चुनता हूँ। तो कुलदीप भारद्वाज जी, मेरा सवाल यही है कि क्या आपको लगता है, आपका इतना बड़ा अनुभव है पत्रकारिता का, उसमें हम लोग सबसे बुरे दौर से नहीं गुजर रहे हैं? क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक वर्ग ऐसा पैदा तो नहीं हो गया है कि जो इसके लिए जिम्मेदार है? जी जी, त्यागी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये ना कहें कभी कि बेशक हमें थोड़े से लोग देखते हैं। देखिए, मक्खन बहुत थोड़ा सा होता है और दूध बहुत ज्यादा होता है, मक्खन उसमें से बहुत थोड़ा सा निकलता है। तो आप बधाई के पात्र हैं कि कम से कम ऐसे मुद्दों को लाते तो हैं, एक चीज। दूसरी चीज, मैं अभी आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले, जो अभी हमारे साथी पैनलिस्ट जिक्र कर रहे थे, जिन पत्रकार के सिद्दीकी कप्पन साहब के बारे में, जो केरल से आए थे और जिनको गिरफ्तार, देखिए बड़ी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि न्यायपालिका एक तरफ तो इमीडिएट जिनका चर्चा की जा रही थी, तथाकथित पत्रकार साहब अर्नब गोस्वामी जी, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी फौज है स्पोक्स पर्सन की, प्रवक्ताओं की। अमित शाह उनके प्रवक्ता, राजनाथ सिंह उनके प्रवक्ता, जावड़ेकर उनके प्रवक्ता, किसका नाम लूं जो उनका प्रवक्ता ना, और तो और आपके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री साहब, जो कि गरिमा को गिराकर बैठे हुए राज्यपाल बने हुए महाराष्ट्र के कोश्यारी साहब, चाहे कंगना रनौत का मामला या वहां तो चिंतित हो गए। अर्नब साहब के पास बहुत बड़ी फौज है प्रवक्ताओं की, होना तो ये चाहिए था, पहले ये प्रवक्ता का काम कर रहा था वो, खैर उनको अंतरिम जमानत तुरंत मिल गई। लेकिन सिद्दीकी कप्पन साहब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अगली तारीख देते हुए कह दिया कि हम पहले स्टेट को सुनना चाहेंगे, राज्य का पक्ष सुनना चाहेंगे। भाई अगर आप और वही जज मुझे कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप यहां पर स्टेट को पहले सुनना चाहते हैं तो फिर तो महाराष्ट्र में भी पहले स्टेट को सुन लेते, और अगर आपने वहां नहीं सुना स्टेट को पहले तो यहां भी उनको अंतरिम जमानत दे दो। कहां भागे जा रहे हैं वो? बहुत सारी सुरक्षा के इंतजाम हो सकते हैं कि वो अगली तारीख पर आ जाए वो व्यक्ति जो भी पत्रकार है, लेकिन नहीं। बदकिस्मती से आप जो कह रहे हैं कि हमारी आवाज कोई नहीं उठाता, साहब अगर सत्य पूछे तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में, और मैं
अपनी तरफ से मेरा बात नहीं है, आपने भी ध्यान दिया होगा, दुष्यंत दवे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा विरोध पत्र लिखा रजिस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल को, और उसमें सीधा कहा कि जब हमारे यहाँ कंप्यूटराइज सिस्टम है तो आप हर बार उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है कि जब भी चाहा अर्णब गोस्वामी को समय से पहले लाभ मिल गया उनको, और बड़े बड़े लोगों को हफ्तों और महीनों लटका रहता है उनका मामला। ये दुष्यंत दवे साहब के शब्द हैं, लिखित पत्र के अंदर हफ्तों लंबित रहते हैं, महीनों लंबित रहते हैं। पी चिदम्बरम साहब का उदाहरण दिया, उनका भी नंबर नहीं आया, और अर्णब गोस्वामी ने जब चाहा तब। तो कुल मिलाकर साहब पहली चीज तो ये है कि जब हमें पत्रकारों के लिए वहां से कोई ऐसी सुरक्षा वाली चीज नहीं है, जब वहीं भेदभाव हो रहा है उसके अंदर, और क्यों ना हम चर्चा करें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर। यार हम नागरिक हैं इस देश के, बात वही कि हम टैक्स पेयर हैं, हमारे टैक्स पेयर से उन लोगों की तनख्वाह और सब कुछ हो जाती हैं, और फिर मैं त्याग जी 1 मिनट का समय चाहूंगा। जी। हमारी बात के ऊपर तो आप कोई कहते हैं आपने अवमानना करा, जैसे अभी वो कुणाल कामरा कॉमेडियन के बारे में है, उन्होंने आप सबके सब देने के आप वो करते हैं। आपको गौर का किया होगा जिस समय कॉलेजियम का मसला चला था, ठीक है, उस समय लपेट कर बकवास करी थी सत्ताधारी पक्ष के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध। तब कहां गई अवमानना। अब रही बात साहब जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं कि आज हमारी भी तो कुछ समस्याएं होंगी, डेफिनेटली हमारी भी समस्याएं, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। सबसे पहले तो हमारी जान माल की सुरक्षा ही कर लीजिए। किसी ने बात उठाई, गाजियाबाद के पत्रकार को विनय क्या नाम था उनका, विक्रम जोशी, उनको सरेआम गोली मार दी गई पुलिस में शिकायत के बावजूद। बरेली में रतन सिंह के साथ भी यही किया गया, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार थे। इसने आवाज उठाई साहब, किस बड़े का हो गया कि अपना भला तो जग का भला। ये जो गिनती के कुछ लुटियन जोन के बैठे हुए हैं, अब मैं कहूंगा तथाकथित पत्रकार, क्योंकि वो पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा रहे साहब, बेशक वो गिनती के हो। त्यागी जी, ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। मैं क्षमा चाहूंगा अगर पत्रकारिता जैसा शब्द कहीं जीवित है तो वो आप जैसों की बदौलत जीवित है, जो बेशक छोटे छोटे अणु से ही परमाणु बनता है। अगर जिस दिन हम और आप लोग आवाज उठानी बंद कर देंगे, उस दिन ये लोग तो बिल्कुल बेलगाम हो जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जैसे फिर एक ही बात कह देंगे कि जी आपको नहीं पसंद है तो मत देखिए। बताइए, ये तो वर्जन है हमारे यहाँ, आप क्या कहेंगे? तो किससे आप उम्मीद कर रहे हैं त्यागी जी? ये तो झंडा हमें और आप लोगों को ही उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। आज दिन में आपको पता है मैं एक छोटा सा संगठन का सेवक भी हूँ, जर्नलिस्ट तो एसोसिएशन भी है, आप भी उसके संरक्षक हैं। तो हम लोगों के दिन में आज हमने एक वेबिनार रखा, क्योंकि कोविड के कारण आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं फिजिकली। तो उसमें आप समझिए कुलदीप भारद्वाज जी, मैं आप बीती बयान कर रहा हूँ, उस वेबिनार में जितने लोग शामिल हुए, ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन उसमें 5 ऐसे लोग थे जिन पर मुकदमे पंजीकृत हो चुके हैं, 3 ऐसे लोग थे जो 3 महीने जेल रह के आए हैं। और उससे भी आगे की बात बता दूं, उन 5 में से सिर्फ 1 मुस्लिम है, बाकी 4 दूसरे समुदाय से आते हैं, जिनका झंडा लेकर सरकार कहती है कि हम उनके ही बात करते हैं। 4 वो लोग हैं, 1 गुप्ता हैं, 3 ब्राह्मण हैं। तो हालांकि मैं इतनी गहराई में मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन आज दर्द है तो छलक रहा है। वसीम अकरम भाई, मैं आपके पास आऊँगा। क्या आपको लगता है कि आप जो हालात बन रहे हैं इनके लिए, देखिए कुलदीप भारद्वाज जी ने बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि सिस्टम सिर्फ एक हिस्सा नहीं, सिस्टम के कई सारे हिस्सों को पैरालाइज हो गया है। वो कई सारे हिस्से जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है वसीम भाई कि सिर्फ सरकारों का नज़रिया बदलने से सारा सिस्टम सुधर सकता है, या हमारी और आपकी जिम्मेदारी जो उन्होंने निर्धारित की है, कुलदीप भारद्वाज जी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा नहीं बढ़ जाती है? वसीम, देखिए कई चीज़ें हैं। आज के दौर में जो अखबार चला रहा है, जो टेलीविज़न चला रहा है, बड़े टेलीविज़न, वो कौन चला रहा है? उसका सीधा सा जवाब है जो स्ट्रिंगर है, जो छोटे कस्बे में रहता है, छोटे शहर में रहता है, वही पत्रकार है, वही खबर दे रहा है। लेकिन
सबसे ज्यादा असुरक्षा का भाव भी उसी के अंदर है। समाज के अंदर जब उसे धमकियां मिलती हैं, किसी धन्ना सेठ के ऊपर खबर लिखने पर जब उसे धमकियां मिलती हैं, गोली मार दी जाती है, प्रताड़ित किया जाता है, तो तब कोई बड़ा पत्रकार नहीं बोलता उसके लिए। नंबर एक। नंबर दो, जहां तक बात आती है मुस्लिम पत्रकार और नॉन मुस्लिम पत्रकार की, तो यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि हमें ये समझना होगा कि स्टेट का कोई भी सेंटिमेंट नहीं होता। स्टेट का कोई भी सेंटिमेंट नहीं होता। स्टेट को लगता है कि उसके लिए कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है। स्टेट सिर्फ इस वजह से देखता है, उसे लगता है कि कोई मुस्लिम नाम का पत्रकार है और उसके लिए ज्यादा बेहतर काम कर सकता है, तो उसकी पीठ पे हाथ थपथपा देगा। उसे लगता है कि कोई भारद्वाज जी में है, लेकिन वो उनके घोटाले उजागर कर देंगे तो इन्हें धमकी देंगे, नौकरी से निकलवाएंगे। और अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री अब डिसाइड नौकरी तय कर रही है कि कौन एंकरिंग करेगा, कौन एडिटिंग करेगा, कौन चैनल हेड होगा, कौन अखबार, कौन किस एडिशन का एडिटर होगा। तो यहां तक नौबत आ गई है। तो मुझे एक बात याद आती है कि 2 या 3 वर्ष पहले की बात है। एक बहुत बड़े एंकर हैं, डीएनए चलाते हैं, तो वो जेल गए थे एक माननीय से नेता से रिश्वत के आरोप में। तो उन्हें रामनाथ गोयन का अवार्ड दिया जा रहा था, और उसी मंच पे, जिस मंच पे पत्रकारिता का जो बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है, रामनाथ गोयन का अवार्ड, जिस मंच पे अवार्ड दिया जा रहा था, उसी मंच पे एक लेक्चर भी दिया गया उस अवार्ड से पहले कि एक संवाददाता थे, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के किसी एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्री ने एक रिपोर्टर की तारीफ कर दी संपादक के सामने। तो उस संपादक ने उस रिपोर्टर को निकाल दिया अपनी नौकरी से। कि नेता की तारीफ करने का मतलब है कि यानी कि तुम चाटुकारिता कर रहे हो, इस वजह से वो तारीफ करी है उसने। इसे आधार बना के उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसी मंच पे उस ऐसे आदमी को सम्मानित किया गया जिस पर इल्जाम था कि उन्होंने 200 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी है पत्रकारिता के नाम पे, ब्लैकमेलिंग के नाम पर रिश्वत मांगी है। तो जब मीडिया पूंजीपतियों के हाथों में गया, समझिए जो जन सरोकार की जो पत्रकारिता है वो हाशिए पर चली जाएगी। फिर वही होगा जो स्टेट चाहेगा, और वही हो रहा है। अब जो हम मौजूदा जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिसमें हम पत्रकारिता का हाल देख रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ ये है कि मीडिया पूरी तरह से पूंजीपति के हाथों में जा चुका है, और पूंजीपति स्टेट के साथ होते हैं। लेकिन वसीम भाई, समस्या, अभी हम लोग सिर्फ समस्या पे बात कर रहे हैं, ये समस्या है, ये मर्ज है, लेकिन इसका इलाज भी करना है। इसका इलाज कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है, कौन करेगा? जी, पहले देखिए, पहले अपने जो उसूल हमें पत्रकारिता की क्लासों में जो पढ़ाए गए हैं, जब हम फील्ड में आते हैं तो वो बिल्कुल एक तरफ रख दिए जाते हैं, वो सब एक तरफ हैं। फिर यहाँ बिल्कुल नई क्लास शुरू होती है। तो जब हम भी जिस दौर में हम जब पढ़ रहे थे क्लासरूम में कि पत्रकारिता ऐसे होती है, आदर्श पत्रकार वो होता है, तब जब फील्ड में आके देखा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ उसका उल्टा है। तो हम खाली किताबें लिख देने से काम नहीं चलेगा, उसको जमीन पे, धरातल पे उसको उतारना होगा, और वो बगैर स्वार्थ को त्यागे संभव नहीं है। हमें ये देखना होगा कि कौन स्टेट के लिए कि समाज के लिए क्या जरूरी है। समाज के लिए पत्रकारिता जरूरी है, समाज के लिए सरकार जरूरी नहीं है। सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन जो पत्रकारिता है ये हमेशा स्टेट के खिलाफ रहनी चाहिए। स्टेट की आंखों में आंखें डालकर उसे बताना चाहिए कि तुम यहां गलत हो, यहां कहां सही। सरकार का अपना बजट है विज्ञापन देने का। सरकार बता देगी लोगों को कि हमने ये काम किए हैं विज्ञापन देकर। अपना बजट होता है, बजट फिक्स होता है। अब जो काम नहीं किए, जो वादे नहीं किए, उसे बताना, या जो कहां खामी है उसे बताना पत्रकार का काम है, लेकिन बदकिस्मती से वो हो नहीं पा रहा। वसीम अकरम, लेकिन एक छोटा सवाल मेरा ये भी है, क्या सिर्फ आज अगर नेशनल प्रेस डे था और देश में बहुत सारी, आप दोनों महानुभव जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी मैं समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन क्या देश में कई सारे लोग, कई सारी, पूरे सिस्टम को पत्रकारिता की ज़रूरत है, पूरे सिस्टम के लिए ज़रूरी है, बल्कि लोकतांत्रिक सिस्टम के लिए मीडिया की ज़रूरत है कि मीडिया मजबूत हो। लेकिन
कोई भी सिर्फ बधाई से आगे कोई बढ़ता ही नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सिर्फ बधाई तक सीमित होकर रह जाते हैं। क्या आप लोगों की दिक्कतें नहीं है? क्या आप लोगों की परेशानियां नहीं है? आप लोगों के बच्चे नहीं हैं? क्या आप लोगों के साथ उत्पीड़न नहीं होता है? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपका उत्पीड़न उनसे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपसे वो लोग बिल्कुल अलग नज़रिया रखते हैं। जिसके खिलाफ आप 5 साल तक खबरें छापते हैं, उसको अगर आप 5 मिनट के लिए फंस जाओ तो वो आपका इलाज भी करता है। कुलदीप भारद्वाज जी, क्या लगता है इस परेशानी का हल क्या है? देखिए, अभी जो साथी पैनलिस्ट मेरे कह रहे थे, मैं उसी में चीज जोड़ दूं। और आपने भी जो कहा कि इनका इलाज क्या समस्या नहीं है, समस्या बिल्कुल है। होता वही है, वो कहते हैं ना कि आते हैं, आने से पहले बड़ी बड़ी आदर्श की बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उम्र की राह पर इंसान बदल जाता है और वक्त की आंधी में जहान बदल जाता है। अरे कसूर मैंने नहीं किया, रोटी की कसम, भूख की दुनिया में ईमान बदल जाता है। होता क्या है, हम बड़ी मजबूत मतलब रिस्क लेकर खबर खोज कर लाते हैं। एक पहले चलता था इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, खोजी पत्रकारिता, और समालोचन प्रवृत्ति से अब ये दोनों चीजें लगभग खत्म हो गई हैं। लेकिन जब खबर लाए और पता पड़ा कि जो ऊपर डेस्क पर बैठे हुए हैं या जो मालिक साहब हैं उनके अनुकूल खबर नहीं है, वो उसकी जान निकाल देते हैं। हेडिंग बच जाता, उसके सिवा उसके अंदर जान कुछ नहीं रहती है। एक समय के बाद वो भी कहता है यार ठीक है, फिर इनकी मान लो, मुझे तो जी हजूरी इन लोगों की बजानी है क्या साहब? ये जो बड़े चैनल हो गए, इसका एक मार्ग ये भी निकलेगा कि जो बड़े चैनल हो गए वहां पे जो कई लाख की सैलरी होने लगी, और उसके लिए क्योंकि उनके आज एक चैनल उठा दो त्यागी जी, मैं चैलेंज करता हूं आपको, जितने बड़े 10-12 चैनल अपने आप को कहते हैं, एक चैनल का खर्चे और कमाई दोनों का जमा घटा कर दो, अगर एक भी चैनल प्रॉफिट में पा जाए तो मुझे बता देना। अब है कि ये जो हम और आप जैसे जो छोटे लेवल पर ही सही बेशक कर रहे हैं, हमारी रीच बेशक कम लोगों पर है, लेकिन क्या आज क्षेत्रीय दलों की महत्ता कम हो रही है? बढ़ रही है। ये समस्या का निदान अपने चाहे पत्रकारों का हो या समाज का हो, वो मैं और आप ही करेंगे, जिनके गुजारे कुछ थोड़े में चल जाते हैं, जिनके बहुत ज्यादा हवाई शौक नहीं होते कि पत्रकार साहब के साथ वो वाली हीरोइन विदेश में भेजी गई इतने दिन के लिए। वो शौक हम लोगों के, बहुत कम लोगों के होते होंगे तो बड़े सीमित होते होंगे, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। तो बात है, क्योंकि आपकी बात रिस्क मैंने कहा ना, फौज में तो पता बॉर्डर पे कि पाकिस्तान सामने से गोली आएगी, यहां तो यही नहीं पता कि कहां से आएगी, कौन हमारी जड़ खोदेगा, सामने वाला जिसके विरुद्ध मैं खबर लिख रहा हूं वो, या मेरे पीठ के पीछे जो मेरे डेस्क पे बैठा हुआ है, मेरे चैनल का या अखबार का मालिक, वो नहीं पता। और साहब मैं भुक्तभोगी हूं त्यागी जी, एक समय में जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था साहब, अब मैं अपने साथी पर ही आ रहा हूं किसी पे, मैंने दिल्ली के रेडिसन होटल के लिए खबर की, मैं अंदर जाकर घुस गया था वहां पे, तो जो भी मैंने वहां से इन्वेस्टिगेट किया, मेरा ही एक साथी ने मेरे विरुद्ध ही वहां सारी की सारी बातें लीक कर दी, मुझे कई घंटे तक वहां पर बंधुआ बनाए रखा। वो तो किस्मत की बात थी कि कुछ उस समय मतलब आदतें अजीब सी थी, मतलब अक्खड़पन था, बुद्धिहीनता थी थोड़ी सी, कि निकल आए वहां से। तो त्यागी जी, आपका प्रश्न, मैं भटक गया, मैं शायद भटक गया मुद्दे से, आपका प्रश्न शायद। मेरा प्रश्न यही था कि समस्याएं हैं तो समाधान क्या है, कहां से निकलेगा रास्ता, कैसे निकलेगा? समाधान मेरे और आपसे ही निकलेगा, और इसी प्रकार मैंने कहा ना, अणु से ही परमाणु बनेगा। ये मार्ग मुझे और आपको ही खोजना होगा, त्यागी जैसे मेरे साथी पैनलिस्ट बैठे हैं, हम सब लोगों को मिलकर ही खोजना होगा, क्योंकि हम कुछ चीजें छोटे खर्चे में जो हम चला सकते हैं और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि बड़े लोगों का एक और खतरा, अभी जो मैं अभी लेटेस्ट की बता रहा हूं, शायद 10 या 12 दिन पहले का मेरा एक प्रोग्राम था, वो यूट्यूब पर अपलोड हुआ और कुछ लोग मेरे पीछे, बात यहां हिंदू मुस्लिम भी छोड़ दीजिए साहब, मैंने खबर कर अभी यह हिमाचल प्रदेश की, और हिंदू ही थे वो IAS अधिकारी या बाकी लोग, वहां के जो CM हिंदू की मैं बता रहा हूं साहब, वहां पे वो खबरें, बाकी तो अभी तक कुछ वो ज्यादा बिगाड़ नहीं पाए, सिर्फ इसका कि मुझे एक नोटिस इनकम टैक्स का भेज दिया गया कि आपने 14 लाख कुछ हजार की एक किस्त भरी है, उसकी खबर, तो जबकि मेरा 14 लाख का तो सर मैंने कोई साला बीमा ही नहीं करा रखा, अब सब के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो साहब वहां से मेरी वीडियो उड़वा दी गई लगातार 2 दिन यूट्यूब के ऊपर से। तो साहब इसमें हिंदू मुस्लिम जैसी चीज छोड़ दीजिए, अभी जो साथी कह रहे थे, अगर आप उनके अनुकूल हैं
तो आपकी पीठ पर हाथ रखा रहेगा, फिर उनको सब अपने लगेंगे, हिंदू भी अपना लगेगा, मुसलमान भी अपना लगेगा, ब्राह्मण भी अपना लगेगा, दलित भी लगेगा। और जिस दिन पता पड़ा कि इफ्तिखार त्यागी जी या कुलदीप भारद्वाज इनके विरुद्ध चीज लिख रहे हैं, तो सबसे बड़े दुश्मन हम ही होंगे। और मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं तो खुद देखता हूं ना कि हमें खुद गालियां सुननी पड़ती हैं अपने ब्राह्मण समाज से। मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, मैं हिंदू या बाकी चीजों में जा ही नहीं रहा साहब। साहब ये हालत हो गई है कि इन्होंने जो आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो जहर बोया है, और राजनीतिज्ञों के आशीर्वाद से, मैं साफ कह रहा हूं, इन्होंने एक जमात तैयार कर ली है अपने सुनने वालों की, जो हिंदू और मुस्लिम ही सिर्फ शब्द पसंद करती है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जो पटाखे फोड़े गए, एनजीटी ने बैन लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, परसों आप ट्विटर उठाकर देख लीजिए, मैं ट्विटर पर ज्यादा देखता रहता हूं, श्रेष्ठ साहब, तो पूरे इन लोगों के नाम लेना नहीं चाहूंगा मैं, साहब जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ सबसे ज्यादा सनातनियों ने बम फोड़े, हाँ सबसे ज्यादा ये करा। मुझे बताओ ना कितनों पे 1-1 लाख के जुर्माने लग गए। अब कहां चला गया सुप्रीम कोर्ट, अब कहां चला गया एनजीटी? पूरी दिल्ली में इतना पॉल्यूशन फैला है, शाम को 600 तक उसका AQI पहुंच गया। वो तो बारिश से दब गई, खाना पूर्ति हो गई, लेकिन जिन लोगों ने बम फोड़े वो 12 आदमी बम फोड़ रहे थे पूरी दिल्ली के अंदर। अब क्यों नहीं अपनी तरफ से कोई एक्शन ले रहा कोई भी कोर्ट या एनजीटी या कुछ भी? सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि वही सनातनी साहब, वही सनातनी लोग गर्व महसूस करो, सीना ठोक कर करें कि हाँ हमने ये कानून तोड़ा। अब कहां है? ना मंत्री, ना संतरी, ना कोर्ट, ना फलाना, ना टिकराना। तो कुल मिलाकर त्यागी जी, हम तो कहते हैं, मैं तो फिर आपकी पत्रकारिता को प्रणाम करता हूं कि आप ऐसे मुद्दों के अंदर लगे हुए हैं और समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाते हैं, और हम लोगों को भी हौसला मिलता है, मुझे भी हौसला मिलता है कम से कम, कि हाँ एक वो कहते हैं ना, कोई तो है, एक व्यक्ति तो है। अरे 1 से 2 भी बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, किसी दिन तक लोग साहब इधर उधर भटकते रहेंगे, कुछ तो जुड़ेंगे मेरे और आपके साथ में। त्यागी, रास्ता मुझे और आपको ही खोजना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लगे हाथ एक सवाल और भी है, 54 साल हो गए प्रेस परिषद की स्थापना हुई, तो आपको क्या लगता है इन 54 सालों में क्या बदला? भारत में प्रेस परिषद ने कितना काम किया पत्रकारों के लिए? वर्तमान परिप्रेक्ष्य को तो आप अलग अलग भी रख दें, तो इन 54 सालों में कितना काम किया पत्रकारों के लिए? साहब बिल्कुल नहीं, शून्य। अच्छा एक चीज और, पहले फिर कुछ हो जाता था। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जब से जमात आई है, आपको भी पता है बीसीआई में कि यही अर्नब साहब और TV9 वालों ने छोड़ के उन्होंने एक अलग संगठन खड़ा कर दिया, वो मानते ही नहीं किसी का नियम। तो साहब किसी ने नहीं, सरकारों ने वही खाना पूर्ति, मैंने कहा ना, पूरी जमात के लिए कुछ नहीं किया, प्रेस काउंसिल या प्रेस से जुड़े लोगों के लिए कुछ नहीं किया। हाँ कुछ गिनती के लोगों का जरूर भला किया है सबने, और इन्हीं सरकार के लोगों ने किया है। अब जो विपक्ष को अपना कोई रोल निभा सकता था वो भी नहीं निभाता है साहब, दिक्कत तो है। यही असली मुद्दा है। मैं यही कह रहा हूं कि आप सरकारों के आप खिलाफ जब लिखते हैं तो आप पे आरोप लगता है कि आप विपक्ष के हाथों बिके हैं, लेकिन विपक्ष कहाँ है? मैं यही कह रहा हूं, विपक्ष के भी किसी बड़े नेता का बधाई के अलावा और कुछ नहीं। देश में बहुत सारी सरकारें विपक्ष की भी हैं, ऐसा नहीं है कि सरकारें नहीं हैं, लेकिन उन लोगों का भी नज़रिया वही है। तो मेरा बिल्कुल, मुझे दुख और व्यथित मैं इसीलिए हूँ कि जो आज मैंने वेबिनार किया दिन में, उसमें जितनी दिक्कतें लोगों की आई सुन के मैं शॉक्ड था। मुझे लग रहा था कि यार अगर इतना छोटा सिस्टम चलाने के बाद हमारे पास इतने व्यथित लोग हैं, हमारे साथ संगठन के जुड़े हुए लोग इतने परेशान हैं, उनके साथ इतनी दिक्कतें हैं, तो क्या ये नज़र मुझ जैसे छोटे आदमी को आ रही है? तो क्या उन लोगों को नहीं आती हैं जो अपने आप को सर्वे सर्वा कहते हैं, जो अपने आप को पितामह कहते हैं पत्रकारिता का? क्या उन लोगों की समझ में ये चीज़ें नहीं आती हैं? तो भारद्वाज जी, खतरे को देख के लोग आंख बंद कर रहे हैं, इनको खतरा नज़र नहीं आ रहा है, हालांकि खतरा मौजूद है। मैं आऊँगा वसीम अकरम, आपके पास आऊँगा। क्या आपको लगता है कि हमारे जो संस्थाएं हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाया है? पत्रकारिता जगत के लिए, ख़ास तौर से पत्रकारों के लिए, क्या इनकी जो जिम्मेदारियां थी, 54 साल हो गए हैं भारत में प्रेस परिषद को बने हुए, कितना काम किया, कितना बाकी है, आपको क्या लगता है? देखिए, प्रेस परिषद के बारे में तो कहा जाता था जब हम पढ़ते थे उस दौरान भी कि ये तो बिना दांत का हाथी है, यानी बस ये हम काट सकता है, काट नहीं सकता। जब पत्रकार का शोषण होता है, और शोषण कई स्तर पर होता है, शोषण सिर्फ माफिया नहीं करता है, शोषण सिर्फ व्हाइट कॉलर ही नहीं करता है, शोषण तो अब भी हुआ है। लॉकडाउन पीरियड के दौरान कितने पत्रकारों की नौकरी गई है, कितने पत्रकारों ने आत्महत्या की है, ये सारा डाटा NCRB के पास में मौजूद है, लेकिन कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही।
जो पत्रकार समाज में जाकर ये कहता है पीड़ित लोगों से कि मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, मैं आपको इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, आपको आपका अधिकार दिलाने के लिए मैं संघर्ष करूंगा, जब वो पत्रकार बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाल दिया जाता है, बेरोजगार कर दिया जाता है, तब वो खुद असहाय हो जाता है। लेकिन अफसोस ये कि उसके पास, उस पत्रकार के पास में फिर ना कोई कोर्ट होती है, ना अदालत होती है, ना थाना होता है। सब उससे पहले जब वो ड्यूटी के दौरान होता है, जब वो नौकरी पे होता है, तो तब सिर्फ उसकी जो सम्मान करते हैं या थोड़ा बहुत उससे झेपते हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कारनामे छाप सकता है। लेकिन जब देखते हैं कि बेरोजगार हो गया, तो सब सोचते हैं कि वो तो कमजोर हो गया, इसके तो पर कतर दिए गए, तो फिर उसके पास में आत्महत्या का रास्ता बचता है। इसलिए उन्होंने आत्महत्या की है कुछ पत्रकारों ने। कुछ पत्रकार नौकरी से निकाले गए। लगभग 15 दिन तक नोएडा के जहां बड़े बड़े चैनलों के ऑफिस हैं, यहाँ पर काफी संख्या में पत्रकार धरने पर बैठे रहे। कहीं कोई खबर नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, कोई सुध नहीं उनकी, कोई आश्वासन नहीं, अपने आप ही सब उठकर चले गए, ये सोचकर कि जो होगा फिर आगे देखा जाएगा। तो ये संस्था ऐसा नहीं है कि संस्था, पहली सरकारों में संस्थाओं की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी थी, ये अब बहुत ज्यादा खराब है। पहले भी स्थिति खराब थी, अब ज्यादा खराब है, ये कह सकते हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का एक मामला है, वहां पे तो कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पर हम ये भी इल्जाम नहीं दे सकते कि जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया भी नहीं कह सकते। वहां पे एक पत्रकार को सत्ताधारी दल के, छत्तीसगढ़ के जो सत्ताधारी दल के लोगों ने पीटा, उसे जेल में बंद रखा गया। तो ये सारा पत्रकार उत्पीड़न का मामला, जैसे मैंने पहले कहा था कि स्टेट को जब ये लगता है कि आप उसके खिलाफ हैं या आप उसको नुकसान पहुंचा देंगे, स्टेट मीन्स की सत्ता, सिर्फ सत्ता। इन्होंने क्या किया है, जो राजनेता हैं, इन्होंने बहुत ही शातिराना तरीके से खुद को जो है अपने आप को ही देश घोषित कर दिया है। और उसमें जो पूंजीपति मीडिया है उसका बहुत बड़ा रोल है, जो पूंजीवादी मीडिया है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो उन्होंने इसकी खुद की आलोचना को उन्होंने देश की आलोचना बता दिया। तो राष्ट्रवाद का चादर ऐसी है कि जिसके नीचे इन्होंने सब तमाम अपने पाप छिपा लिए। अब पत्रकार परेशान है, कौन किसकी कब नौकरी चली जाए, किस बात पे चली जाए, कौन सी बात सरकार को बुरी लग जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये तभी हुआ है कि जब स्वायत्त, जो अपने आप को आजाद कहने वाली संस्था थी मीडिया, जब इसने खुद को सत्ताधारियों की चौखट पे गिरवी रख दिया, उसके बाद ही है। उससे पहले हिम्मत नहीं। आज मैं यहाँ पे अमेरिका की मीडिया का एक एग्जाम्पल थोड़ा सा देना चाहूंगा। अभी हाल ही में जब अमेरिकी इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसके बाद में जो वहाँ के जो निर्वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने जब स्पीच देनी शुरू की, तो वहाँ की मीडिया ने जब झूठ बोला तो मीडिया ने बाइकाट किया, रिस्पॉन्ड किया। हमारे यहाँ का मीडिया इतना सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं कर पाता कि जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं या उनके सहयोगी कहते हैं कि हम तो होटल का किराया भी, कमरा भी नहीं खर्चा भी नहीं करते, विदेश से रात में सफर करते हैं इसलिए कि ताकि खर्चा कम हो, और वहीं से दूसरी फ्लाइट ले लेते हैं। तो कोई ये नहीं कहता कि हमारे पास बिल भी हैं, जिस होटल में आप रुके हो जाकर के विदेश में, कोई बिल भी नहीं दिखा पाता। तब बहुत हास्यास्पद होता है जब एक चैनल पे बैठकर हमारे प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं कि पकौड़ा तलिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए पकौड़ा तलिए, वहीं उसी चैनल के बाहर जब पत्रकार प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उनकी खबर भी नहीं बन पाती, तब अफसोस होता। वसीम भाई, मेरा सवाल एक ये भी है कि क्या सिर्फ इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है? नहीं, इसके लिए संस्थाएं जिम्मेदार हैं। संस्थाओं का जो स्वामित्व है, वो स्वामित्व है पूंजीपतियों के हाथों में, वो जिम्मेदार है। पत्रकारिता भारत में एक मिशन था आजादी लेने के लिए, बिल्कुल, लेकिन उस मिशन को इन लोगों ने अपील दिया। जब से इसमें कारोबारी लोग शामिल हुए, आप कहां से अंदाजा लगाइए। मैंने तो किसी किताब में पढ़ा था कि जो पत्रकार महंगी गाड़ियों में चलते हैं, वो द्रौपदी रूपी पत्रकारिता का चीरहरण करते हैं। बिल्कुल। भारद्वाज जी, मैं आपके पास आऊँगा, वक्त भी इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग पहले कुछ तो ये डिबेट हमने लेट शुरू किया है, और पहले तो हमने इंतज़ार किया कि यार कोई तो उठाए इस मुद्दे को। हम रोज़ लोगों को मुद्दे उठाते हैं, क्या आखिर हमारा कोई मुद्दा नहीं है? लेकिन कहाँ कहा जाता है कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे,
ये क्या आपको लग रहा है कि ये हालात हैं, यहाँ किसी के लिए आज़ाद हैं, यहाँ हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, तो आखिर वजह क्या है भारद्वाज जी? जी त्यागी जी, समय की कमी है बेशक, लेकिन मैं फिर भी वसीम भाई से आगे उसमें एक चीज और जोड़ दूं। जो अभी आपने ट्रंप के बारे में कहा कि वहां की प्रेस ने उनका प्रसारण नहीं किया, एक तो वैसा झूठ, एक सरेआम हमारे प्रधानमंत्री, तो आपको याद होगा कई मौकों पे वो विमान रात में उड़ा लो, ठीक है, और गुरु नानक वो कब कब बैठे थे, मतलब अगर आप यही उनको याद नहीं दिला सकते, जो कि कटु सत्य है, सामने का सत्य है, ठीक है, तो बाकी तो फिर क्या उम्मीद करोगे उन दरबारियों से। अब पत्रकार शब्द मैंने हटा दिया, मैं इसी दर्द में दो शब्द और आगे जोड़ देता हूं। आपने जो चर्चा की ना, नौकरी चली गई, आदमी शायद एक बार झेल ले, लेकिन मैं हल्का सा डाटा याद दिला दूं, इसी 16 अक्टूबर को जन संदेश के सुरेश बहादुर और धनंजय साहब के पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन्होंने जो खबर छापी थी, उनके विरुद्ध केस दर्ज हो गया। 16 सितंबर को रविंद्र सक्सेना सीतापुर में उन्होंने क्वारंटाइन वाली खबरें दिखाई थी, किस प्रकार उन पर केस दर्ज हो गया, ठीक है साहब। आपको याद होगा बिजनौर में कि दबंगों ने दलित के परिवार जा रहा था, उसके ऊपर 5 FIR दर्ज हो गई सर, उसके ऊपर 5 FIR। वायर के पत्रकार हैं सिद्धार्थ वरदराजन, उनके ऊपर 2 FIR दर्ज हुई। किस लिए? उन्होंने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि अयोध्या में जो कार्यक्रम जिसमें योगी जी की जाने की घोषणा हुई थी अगस्त के महीने में, वही तो खबर दिखाई, उसके ऊपर केस दर्ज हो गया, जबकि सारी चीजें पब्लिक डोमेन। मतलब मेरे पास एक लंबा डाटा है इस चीज को, अगर मैं देखूं, मिड डे मील वाली खबर आपको याद ही होगी, ठीक है, जायसवाल वाला। और अभी 10 सितंबर को, अच्छा ये तो पिछले साल का एक हो गया, आजमगढ़ के स्कूल का घटना का, वहां पे 6 FIR दर्ज हो गई। तो एक लंबा डाटा, नौकरी चली गई तो मैं और आप, फिर जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनकी तनख्वाहें बड़ी मोटी बताई जाती हैं, उनके खर्चे पर फर्क आता होगा, लेकिन मैं और आप शायद चलो कहीं ना कहीं गुजारा करने का प्रयास करें। एक तो नौकरी गई, ऊपर से FIR और दर्ज हो गई, या हमें जेल में भेज दिया गया, जैसे अभी वो बेचारे कप्पन साहब का जो केरल के पत्रकार है। कैसे काम है, कौन हमारे पक्ष में आएगा साहब? हमारे पक्ष में तो ना पक्ष आएगा ना विपक्ष आएगा। यही दर्द है भारद्वाज जी, यही दर्द है। लड़ने के लिए पैसे और नहीं खड़े हो गए, परिवार अलग टेंशन में चला गया, पता नहीं। अरे आज के पत्रकार को तनख्वाहें, क्या तनख्वाहें मिल रही हैं साहब, मेरे और आपके जैसे लोगों को, बुरा नहीं मानिएगा साहब। तो कुल मिलाकर साहब वही है, हमारे बारे में ना किसी पक्ष ने सोचना है ना विपक्ष ने सोचना है, हमने आपस में ही एक दूसरे को मिलके, हाँ ऐसे मुद्दे जैसे आप उठा रहे हैं, इन मुद्दों से जनता थोड़ा देर में जागेगी अगर हम निरंतर प्रयास में लगे रहेंगे। देर में इसलिए जागेगी, मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक वर्ग तैयार कर दिया गया है जिसको किसी चीज में रुचि नहीं है, उसको रुचि सिर्फ और सिर्फ उसके पास जो चश्मा है वो हिंदू मुस्लिम का, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप एक शब्द लिख दीजिए, लोग आपके खिलाफ हो जाए कि नहीं आप बुराई कर। अरे पत्रकार का काम ही कमी ढूंढना है। एक नाव लाख रुपए की बनती है, एक छेद जरा सा हो जाए वो 10-20 रुपए में भर जाता है, लेकिन उसको नहीं भरा, अगर पत्रकार ने अपना काम नहीं किया तो वो नाव, जैसे उस नाव का डूबना निश्चित है, वैसे समाज और राष्ट्र का डूबना निश्चित है साहब। अब इससे ऊपर क्या कोई दर्ज करे या कुछ? बिल्कुल, और मानते भी हैं। मैं स्पीकर ओम बिरला का मैं संदेश पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि मीडिया का काम, पत्रकारों का काम सरकार के काम की निगरानी करना है, लेकिन दर्द ये है कि वो आदर्श की बातें हैं, जमीन पे जब हम देखते हैं। निगरानी करने कौन देता है? मैं 1 मिनट रोक रहा हूं, क्या कीजिए आपको, अभी जैसे वसीम भाई ने भी उदाहरण दिया, उसमें जोड़ दो ना प्रसून वाजपेयी, कहां से निकाले गए, उनके सिग्नल खराब होने के, हिंदुस्तान में एक ही चैनल के और एक ही टाइम पे सिग्नल खराब होते थे। एक रामदेव ने अपने विज्ञापन रोक दिए एबीपी के अंदर, एक जो प्रोफेसर है वो डिबेट में से उठ के चले आए जब तक वो प्रसून वाजपेयी को निकाल नहीं दिया गया। सूर्या चैनल में गए तो वहां छापे पड़ने शुरू हो गए। अभिसार शर्मा के ऊपर कितने इनकम टैक्स की रेड हो गई, हाईकोर्ट को आकर इंटरवीन करना पड़ा उसके अंदर। सर कहां कहां जाएंगे? अजीत अंजुम कहां कहां भटकते फिर रहे हैं। अगर थोड़ा सा कोई प्रयास करता है तो उसकी गत देख लीजिए। वो जैसा कहावत है कि इनकम टैक्स और ईडी तो अपने हाथ में है। बिल्कुल, लेकिन भारद्वाज क्या करोगे कोई अगर आदमी करता है, कोई कार्यभार शुरू करता है, चैनल का या कुछ भी है, थोड़ी बहुत ऊंची नहीं, सबको पता है। अरे आप कोई भी सामान आ रहा है, आपका सामान आ रहा है, ट्रक में आ रहा है, ट्रक वाले कितने आपको वो देते हैं बिल बनाकर, उसमें कितनी पुलिस की रास्ते की रिश्वतें जोड़ी जाती हैं। कहां जाएंगे साहब? तो ये तो फिर वही बात होगी घूम फिर के। अभी इस हिंदुस्तान को सुधरने में बहुत समय लगेगा साहब। जहां हमें पहुंचा दिया गया है,
और अगर मैंने और आपने और वसीम भाई जैसे लोगों ने, अगर हम कहीं अपने कर्तव्य से थोड़ा सा भी विमुख हो गए, हमारे साथ तो जो हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के साथ क्या होगा उसकी कल्पना भी अगर हम कर लें तो सब कांप जाएंगे। तो उसके लिए मुझे और आपको तो बलिदान देना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वसीम भाई, आखिरी सवाल, हाँ या ना में, क्या आपको लगता है कि सिस्टम सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार है? क्या कहीं ना कहीं मीडिया भी जो हालात बन रहे हैं इनके लिए जिम्मेदार नहीं है? नहीं, हमने तो खुद ही अपने आप को कमजोर कर लिया ना। हमारी जो संस्थाएं हैं, जहां जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो जानी जाती थी, जब उन्होंने खुद को सत्ताधारी के यहाँ, उस सिस्टम के यहाँ जाकर के गिरवी रख दिया, तो फिर बचता ही कौन है जिससे हम दुहाई लगाएं। और यहाँ पर दुष्यंत बहुत पहले कह गए थे कि अब तो दरवाजे से अपने नाम की तख्ती उतार, लफ्ज नंगे हो गए, सूरत भी गाली हो गई। वो शायद हम जैसे जो पत्रकार बचे हैं, जो जिसे हम अफसोस होता है पत्रकारिता कहने पे भी, शायद उसी के लिए कह कर गए थे। बिल्कुल। कुलदीप भारद्वाज जी, आखिरी सवाल, प्रोग्राम का अंत आपके नोट पे करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि उम्मीद की कोई किरण बाकी है? अंत नहीं साहब, शुरुआत त्यागी जी। हम तो यह कहेंगे यहाँ से शुरुआत है। उम्मीद की किरण बिल्कुल बाकी है। जब तक मैं, आप, वसीम भाई जैसे और लोग हैं, बिल्कुल उम्मीद की किरण बाकी। और उम्मीद नहीं, हम उम्मीद के आगे ये कहते हैं कि अगर हम और आप अपने कर्तव्य का निर्वहन इसी प्रकार करते रहे, हो सकता है आजादी भी एक दिन में नहीं मिली, कई वर्ष लग गए, सैकड़ों वर्ष लग गए, 100-150 वर्ष लग गए आजाद होने के अंदर भारत को। तो कोई भी चीज होती है, रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, अनुसंधान के क्षेत्र के लोग हैं साहब, कोई बात नहीं है। दवाई रातों रात नहीं आ गई है कोविड की, समय लग रहा है, रिसर्च हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है। तो साहब हम और आप अनुसंधान ही तो कर रहे हैं, और अनुसंधान के आगे उसको बिल्कुल सिद्ध करके, प्रैक्टिकली सिद्ध करके, जो हम और आप, वसीम भाई जैसे लोग जो रास्ता निकालेंगे। मैं तो चलो फिर उम्र के अब दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुका हूं, आगे के लिए पता नहीं कितना अच्छा है कितना नहीं। सर आपका मार्गदर्शन, लेकिन मैं समझता हूँ आप जैसे लोग, वैसी बात नहीं साहब, मन हल्का होता है कई बातों को। मैंने तो देखा है पत्रकारिता को कहां से कहां जाते। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लेकिन क्या करें, बात वही है कि पूरी की पूरी हम लोगों की शायद इतनी पूंजी का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते होंगे। अब लोगों के अंदर वही चलन है कि आप कितनी मेहनत कर लीजिए, यूट्यूब या किसी के भी माध्यम से जाएं, आपके पास बड़े लिमिटेड से लोग होंगे जो आपके सब्सक्राइबर या देखते हुए नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, वो आजकल क्योंकि दौर आप देख चुके हैं ना, वो पूजा ढिंचक और फलाना और ढिकना, आप कोई भी घटिया 2 शब्द कह दीजिए तो देखो कितने लाखों ट्वीट और लाखों पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। मैं और आप कभी कोई अच्छी बात करें तो उसके ऊपर तो साहब आजकल साहब कहाँ लोगों को देसी घी और दूध हजम हो रहा है। और वैसे वो सनातन में कहा गया है, मैं कई बार पहले भी कहा कि गुरुदेव बृहस्पति पर, हालांकि दोनों देवता माने गए, गुरुदेव बृहस्पति पर शुक्राचार्य महाराज सदैव से हावी रहे, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का जो तोड़ है, जो कह दिया साहब, वो कह दिया, समय जरूर लगता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के अंदर हमारे यहाँ वो कहा गया सूर्य के साथ बैठकर हर ग्रह हो जाती है, बृहस्पति का भी अस्त नहीं हुआ करता। तो महाराज मैं और वसीम भाई जैसे लोग, हम लोग वो बृहस्पति हैं, समय लगता है, लोग हमें पूजेंगे, कम देर में पूजेंगे, मुसीबत के समय में आप लोग याद आएंगे। मैं तो फिर कह रहा हूं, मेरा तो पता नहीं अब कितना जीवन है, आप जैसे लोग मुसीबत के समय लोगों को याद आएंगे, लेकिन कम से कम लोग दवाई लेते हैं या कोई डॉक्टर याद आता, मुसीबत के समय याद आता। आप लोग आगे बढ़ते रहे, मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके आशीष वचन से हमें लगता है कि इंतहाई अंधेरे के बाद, इंतहाई रात के बाद भी एक रोशनी होती है। उसी रोशनी की उम्मीद में हम और आप सब मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें। कहीं कल ऐसा ना हो कि हमें भी उसी किताब में लिखा जाए जिस किताब में आज सवाल उठ रहे हैं। तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है, भले ही छोटे स्तर पे हम लोग करें, बट जो जिस स्तर पे कर सकता हो, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है स्तर, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। और एक एक कड़ी से ही तो आप कारवां बनता है। कुछ लोग आएंगे, फिर कुछ लोग आएंगे, आपका कारवां बनेगा और मंजिल भी जरूर मिलेगी एक दिन। इसी नोट के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। एक सब जरूर कह दूं, मुझे वो नीरज की लाइन याद आ रही है, वसीम भाई तो बिल्कुल मुझे लग रहा है हम सबसे युवा हैं। जी 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 जी, अताओ जी अताओ जी, भारद्वाज जी सुन रहा हूँ। वो हमें आपको लोग कि बहुत बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, और लगेंगी मुद्दतें आपको हमें भुलाने में। अरे ना पीने का सलीका,
न पिलाने का शऊर, ऐसे भी लोग चले आए हैं मैं खाने में। तो साहब छोड़िए उन पत्रकारों को, बिल्कुल। हमारा प्यार। बिल्कुल बिल्कुल। कुलदीप साहब, बहुत समय दिया। वसीम अकरम भाई, आपने अच्छी अच्छी बातें की जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग जो मंजिल है उसकी तरफ बढ़ते रहेंगे और जो जो आपकी जिम्मेदारियां हैं हमें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी तरीके से, उसी जोश जज्बे और जुनून के साथ काम करते रहेंगे। एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत।